चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। कानपुर में इत्र पान मसाला कारोबारी के घर पर रेड जारी है और आईटी के रेड में करीब 160 करोड़ की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ। पीयूष जैन के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। टीम वहां पर मौजूद है। एसबीआई की टीम 4 मशीनों से नोटों की गिनती कर रही है और नोटों को रखने के लिए 25 बॉक्स भी मंगाए गए हैं। पीयूष जैन के घर पर इनकम टैक्स की छापेमारी कर रही है और अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की खबर आ रही है, लेकिन उनके घर पर आप देखिए नोटों का बंडल बरामद हुआ है और करीब 100 करोड़ से ज्यादा कैश उनके घर पर बरामद हुआ है। 150 करोड़ की घोषित संपत्ति बरामद की गई है। नोट इतना अधिक मात्रा में नोट की गिनने के लिए एसबीआई की 4 मशीन वहां पे लगी हैं। नोट गिनने का काम चल रहा है। 2 तस्वीरें आप देखिए, इनकम टैक्स की रेड चल रही है। 100 करोड़ कैश बरामद किया गया है और करीब 150 करोड़ की घोषित जो संपत्ति है वो बरामद की गई है। और ये जो पीयूष जैन है, ये समाजवादी पार्टी के नेता पम्मी जैन है, उनके काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये कहीं न कहीं माना जाए कि एक तरीके से इस इत्र कारोबारी का समाजवादी इत्र के साथ संबंध है। और आपने देखा होगा कुछ ही दिन पहले जब नोटबंदी के 5 साल पूरे हुए थे, उस मौके पर अखिलेश यादव ने एक समाजवादी इत्र की शुरुआत की थी और माना जा रहा है कि ये वही इत्र कारोबारियों में से एक है जिनके यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। तो अब देखिए इत्र कारोबारी का समाजवादी कनेक्शन भी सामने आ रहा है और आप देखिए बड़े पैमाने पर वहां पर कैश बरामद हुआ है। ये तस्वीरें आप, दूसरी तस्वीर आप देखिए, पूरा घर नोटों के बंडल से भरा हुआ है। एसबीआई की 4 मशीन वहां पर लगी हुई है जो नोटों की गिनती कर रही है। और ये जो इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी की जा रही है इत्र कारोबारी, उसका अब समाजवादी इत्र से कनेक्शन भी सामने आ गया है। दरअसल जो ये कन्नौज का इत्र कारोबारी है, उसके कानपुर स्थित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। और समाजवादी पार्टी के नेता ये पम्मी जैन है जो कि अखिलेश यादव का काफी करीबी है, जो उनका फाइनेंसर माना जाता है और उसका ये करीबी है इत्र कारोबारी। और समाजवादी पार्टी का जो समाजवादी इत्र था जो लॉन्च किया गया था, इन्हीं इत्र कारोबारियों का नाम उसमें भी है। तो ऐसे में ये जो छापेमारी हुई है, ये माना जा रहा है कि ये अखिलेश यादव का समाजवादी पार्टी का ये करीबी है। और एक बार फिर से इसके पहले भी जिस तरीके से समाजवादी तमाम नेताओं पर छापेमारी की गई थी, उसी क्रम में इसको भी जोड़ के देखा जा रहा है, क्योंकि ये जो इत्र कारोबारी है इसका समाजवादी इत्र से कनेक्शन अभी तक सामने आ रहा है। और विवेक तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से। विवेक, जिस तरीके से लगातार छापेमारी की जा रही थी समाजवादी पार्टी के नेताओं के, अब ये जो इत्र कारोबारी है इसका समाजवादी इत्र से क्या कनेक्शन निकल के सामने आ रहा है? माना जा रहा है कि जो समाजवादी इत्र लॉन्च किया गया था उससे भी पीयूष जैन का कनेक्शन है। देखिए अंजनी, ये पीयूष जैन हैं, बड़े कारोबारी हैं इत्र के और कानपुर में ये रहते हैं। हाँ। इनकी 40 कंपनियां हैं जिनमें से 2 कंपनियां दुबई में भी हैं। इनके इस वक्त कानपुर में इनकी फैक्ट्री पर छापे चल रहे हैं, इनके घर पर छापे चल रहे हैं, इनका एक कोल्ड स्टोरेज है, इनका एक पेट्रोल पंप है। इन सारी जगहों पर ये छापेमारी की जा रही है। अब तक जो जानकारी हमारे पास आई है कि 90 करोड़ रुपया उनके पास से कैश मिला है। अच्छा। जिसको गिनने के लिए न केवल मशीनें बल्कि आरबीआई के कुछ ऑफिशियल्स को भी बुलाया गया है जो पैसों की गिनती कर रहे हैं। अभी तक 90 करोड़ का कैश गिना जा चुका है और कितना है ये बाद में जब गिनती पूरी हो जाएगी तब पता चलेगा। हाँ। पीयूष जैन के भाई पम्मी जैन समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। हाँ। और इन्हीं दोनों की यह कंपनी है। इन्हीं दोनों ने मिलकर समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था, जिसका अखिलेश यादव ने कुछ दिनों पहले अनाउंसमेंट किया था। इसके बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसमें की गई थी। तो पीयूष जैन के घर पर यह छापेमारी चल रही है। जो पूरा मामला है ये टैक्स इवेजन का है और खाली कानपुर ही नहीं, इनका मुंबई में एक शोरूम है, छापे वहां भी चल रहे हैं इनकम टैक्स के। गुजरात में भी इनके कुछ ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। तो इन सारी जगहों पर अभी इनकम टैक्स की रेड चल रही है। इस तरह से टैक्स इवेजन का मामला है। जो जानकारी अब तक सामने आई है उसमें यह है कि इन्होंने कई 100 करोड़ के आसपास का एक लोन भी फर्जी कंपनियों के जरिए ले रखा है। इस शिकायत पर और टैक्स इवेजन की शिकायत पर इनके यहाँ ये छापेमारी की गई है, जो फिलहाल अभी चल रही है। कल सुबह से ये छापेमारी चल रही है। अच्छा विवेक, ये तो इत्र कारोबारी का समाजवादी इत्र से कनेक्शन नजर आ रहा है। इसके पहले भी समाजवादी पार्टी के 3-4 नेताओं पर जो छापेमारी की गई थी, बताया गया था वहां भी कि टैक्स चोरी का मामला वहां भी था। शेल कंपनियां बनाकर वहां पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता था और कहीं न कहीं एक बड़ा नुकसान जो पहुंचाने की पूरी कोशिश हो रही थी। अब जिस तरीके से इत्र कारोबारी पर छापेमारी की जा रही है, एक बार फिर से यूपी की सियासत गरमाती हुई नजर आएगी। अब
देखिए बिल्कुल ये सही बात है। पीयूष जैन समाजवादी पार्टी से करीबी हैं, लेकिन ये सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी से जुड़े नहीं हैं। इनके भाई पम्मी जैन वो समाजवादी पार्टी से एमएलसी हैं। हाँ। इसलिए फिलहाल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई विरोध प्रदर्शन ऐसा नहीं हुआ है। हाँ। लेकिन अखिलेश यादव ने इसकी आशंका, आपको याद है, पहले ही जाहिर कर दी थी कि अभी और छापे पड़ेंगे, ईडी भी इसमें इन्वॉल्व होगा, सीबीआई भी इन्वॉल्व होगी। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यह लग रहा था कि उनके जो करीबी हैं, खासतौर से जो उनके फाइनेंसर हैं, उनके यहाँ इस तरह की रेड्स हो सकती है। लेकिन 90 करोड़ से ज्यादा का कैश मिलना, और अभी जो खबर है वो ये नहीं बता पा रहे हैं पीयूष जैन कि इतने पैसे उनके पास कहां से आए, उसका क्या इस्तेमाल होने वाला था। तो ये सारी चीजें हैं जिससे शक के दायरे में सारा आ गया है। और देखते हैं कि क्या सफाई दी जाती है, क्या पेनल्टी लगती है और क्या कार्रवाई होती है। ये मामला इतना बड़ा है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला बन रहा है, तो देर सवेर इसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी इन्वॉल्व होगा, ये बिल्कुल तय माना जा रहा है। और अब देखिए विवेक, इस पूरे मामले पे बीजेपी की तरफ से टिप्पणियां आनी शुरू हो चुकी है। संबित पात्रा ने साफ साफ जो है कह दिया कि इस इत्र कारोबारी का समाजवादी इत्र से कनेक्शन है। यानी जो नोटबंदी के दौरान ये कह रहे थे कि भाई अब समाजवादी इत्र से पूरे राजनीति को महकाएंगे, नोटबंदी के दौरान जो नोट बंद हुए थे, यहाँ पे तो उनके जो करीबी के घर पे नोटों का जखीरा बरामद हो गया। अब तो मौका मिल गया बीजेपी को हमला करने का। बिल्कुल हमला करने का मौका मिल गया। संबित पात्रा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी इस तस्वीर को ट्वीट कर रहे हैं जिसमें करोड़ों रुपए की गड्डियां दिखाई गई हैं। ये सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि नोटबंदी सरकार को किए हुए काफी 5 साल हो गए हैं, उसके बावजूद इतना कैश लोग अभी भी जमा कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पूरा प्रोसेस है नोटबंदी का वो भी फेल हो गया है कहीं ना कहीं। इसको भी सरकार को सोचना पड़ेगा कि ये सारी कवायद कि हम ब्लैक मनी को बाहर निकाल के लाएंगे वो भी फेल हो गई है। कम से कम इस छापे से ये साबित होता है। 90 करोड़ का कैश रखना कोई मामूली बात नहीं है। और 160 करोड़ के आसपास का टैक्स रिविजन अब तक सामने आया है। ठीक है विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे बातचीत के लिए आपकी। और जिस तरीके से इत्र कारोबारी के घर पे अभी भी छापेमारी चल रही है, इनकम टैक्स विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, आरबीआई की टीम भी वहां पर मौजूद है। जो नोटों की गिनती का काम वहां पर किया जा रहा है, अभी तक 90 करोड़ की गिनती हो चुकी है। अभी ये नोट कितने है उसकी गिनती लगातार जारी है और इसके बाद फाइनल जानकारी इनकम टैक्स विभाग की टीम देगी। इसके बाद हम आप तक पहुंचा पाएंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि 100 करोड़ से ऊपर का कैश उनके घर में है। ईमानदारों से बैर नहीं, चोरों की खैर नहीं। चोरी करने वाला देश के संसाधनों को लूटता है, कोई भी हो। और हमारा लगातार प्रयास है कि देश में लोग जो काम करते हैं उनके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज ऑफ कंप्लायंस हो, हमने सब करके दिया ताकि उस दिशा में लगातार लाभ भी मिले। 1 नेशन 1 टैक्स उस दिशा में भी बढ़े। लेकिन अगर कुछ लोग आज भी कर चोरी करते हैं तो देश का और गरीब का हक छीनते हैं। इसलिए उनके खिलाफ अगर कार्रवाई की है तो उचित है। चलिए, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस में कलह मची हुई है और उत्तराखंड कांग्रेस के तमाम जो बड़े दिग्गज नेता उनको दिल्ली तलब किया गया है। हरीश रावत के बयान की गूंज दिल्ली तक पहुंची। हरीश रावत के ट्वीट के बाद हलचल बढ़ गई। उत्तराखंड के कई बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है। आलाकमान ने बैठक बुलाई है। हरीश रावत का संगठन से साथ न मिलने का आरोप उन्होंने लगाया था और अब उनकी नाराजगी को दूर करने की कवायद की जा रही है, क्योंकि चुनाव का वक्त है और ऐसे में हरीश रावत जैसे कद्दावर नेता अगर नाराज होते हैं, कोई बड़ा फैसला लेते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए घातक हो सकता है। नमित त्यागी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं, उत्तराखंड भवन के बाहर से हैं वो। नमित, उत्तराखंड भवन के बाहर आप हैं। उत्तराखंड के तमाम जो दिग्गज नेता है उनको दिल्ली तलब किया गया है। कौन कौन से नेता हैं जो अभी तक दिल्ली पहुंच चुके हैं? देखिए बिल्कुल अंजनी, 12 बजे जो है कांग्रेस के हेड ऑफिस में बैठक रखी गई है। खुद उस बैठक के अंदर राहुल गांधी मौजूद रहेंगे और उत्तराखंड सदन में इस वक्त हम मौजूद है। यहां से धीरे धीरे जो उत्तराखंड के तमाम बड़े नेता हैं वो अब निकलना शुरू हो गए हैं, चाहे उसमें हम विपक्ष के नेता प्रीतम सिंह की बात करें या फिर राज्यसभा के सांसद प्रदीप टम्टा की बात करें, किशोर उपाध्याय की बात करें, देवेंद्र यादव जी, तमाम ऐसे बड़े नाम हैं जिनको इस बैठक के अंदर बुलाया गया है। क्योंकि बुधवार को हरीश रावत ने जो ट्वीट किया था, उन्होंने कहा था कि संगठन का सहयोग जो है वो उनको नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में उस ट्वीट के बाद लगातार जो कांग्रेस की अंदरूनी कलह है वो निकलकर सामने आ रही थी और इसी को लेकर कल कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने खुद प्रियंका गांधी की बात करें या फिर राहुल गांधी की बात करें, उन्होंने हरीश रावत से खुद फोन पर बातचीत की, जिसके बाद हरीश रावत का जो रवैया था वो थोड़ा सा नरम होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि कल अगर हम उनके ट्वीट की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं, पार्टी के आलाकमान ने मुझे बुलाया है। और जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक जीऊंगा कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी के साथ रहूंगा। तो जाहिर तौर पर कल आलाकमान की बातचीत करने के बाद हरीश रावत के तेवर जो है वो नरम जरूर पड़े हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि देवेंद्र यादव और हरीश रावत के बीच में जो खटपट चल रही है उसी को मनाने के लिए बैठक रखी गई और इस बैठक के अंदर उन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा होगी। क्योंकि कल हमने मनीष तिवारी का ट्वीट भी देखा था अंजनी, कि किस तरीके से उन्होंने हरीश रावत पर कटाक्ष किया था, तंज कसा था। तो उस ट्वीट को लेकर भी इस बैठक के अंदर चर्चा हो सकती है। चलिए नमित, आएंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है कि यूपी में कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। बड़ी खबर, ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए योगी सरकार की तरफ से बड़ा फैसला किया गया है। कल से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है और नोएडा, लखनऊ में धारा 144 पहले से लागू है। अब एक नई गाइडलाइन सामने आ रही है। कल से यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है और कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह बड़ा फैसला माना जा रहा है। और इसके पहले भी नाइट कर्फ्यू था, धीरे धीरे उस पर ढील दी गई थी, लेकिन एक बार फिर से जैसे ओमिक्रॉन और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उस फैसले को देखते हुए ये योगी सरकार ने फैसला किया है कि नाइट कर्फ्यू यूपी में लगाया जाएगा। 11 से सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा शादी समारोह में 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते हैं। तो ये अब गाइडलाइंस योगी सरकार की तरफ से जारी की गई है। सहूलियत बढ़ती जा रही है। हालांकि अभी यूपी में ओमिक्रॉन के मामले ज्यादा नहीं है, 2 मामले हैं, वो भी एनसीआर सटे गाजियाबाद और नोएडा तक ही मामले आए हैं। अब ऐसे में ये नई गाइडलाइंस, विवेक तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से। विवेक, हालांकि यूपी में अभी ओमिक्रॉन का खतरा बड़ा नहीं है, लेकिन पहले से ही सहूलियत बढ़ती जा रही है। क्या नई गाइडलाइंस है? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले टीम 9 की मुख्यमंत्री ने बैठक की है और उसके बाद ये गाइडलाइंस जारी की गई है। 25 दिसंबर यानी कल शनिवार से रात्रिकालीन कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो हर रात में 11 से सुबह 5 बजे तक चलेगा। जी। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जो शादी विवाह या जो सार्वजनिक आयोजन है उसमें 200 लोगों से ज्यादा की भागीदारी नहीं हो सकती है और ये करने के पहले जो स्थानीय प्रशासन है उसको सूचना भी देनी पड़ेगी। अच्छा। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं, इस संदेश के साथ व्यापारियों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। पुलिस वालों को कहा गया है, प्रशासन को कहा गया है कि आप लोग ये संदेश कि मास्क नहीं तो सामान नहीं, ये व्यापारियों तक पहुंचाएं और व्यापारी भी इसको लागू करें कि जो व्यक्ति सामान मास्क लगा के नहीं आ रहा उसको सामान ना दिया जाए। इसके अलावा देश के किसी भी राज्य या विदेश से अगर उत्तर प्रदेश की सीमा में कोई आता है तो हर व्यक्ति की ट्रेसिंग की जाएगी, उसकी टेस्टिंग की जाएगी। खासतौर से बस, रेलवे और एयरपोर्ट, इन सारे स्थानों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा तीसरी लहर में गांवों और शहरों में निगरानी समितियां बनाई गई थी। जब दूसरी लहर आई थी उत्तर प्रदेश में, उसको भी एक्टिव करने के लिए कहा गया है कि वो निगरानी समितियां भी गांवों और शहरी वार्डों में, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर प्रॉब्लम्स होती है, वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी से पहुंच नहीं पाती, इसलिए वहां पर जो निगरानी समितियां सरकार ने दूसरी लहर के दौरान बनाई थी उनको एक्टिव करने के लिए कहा गया है। बाकी कोविड हेल्प डेस्क और डे केयर सेंटर, इनको स्थापित करने के लिए, इनको एक्टिव करने के लिए कहा गया है। तो सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है और ये मान के चला जा रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा उत्तर प्रदेश में भी आ सकता है। हालांकि केसेस अभी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार ने एहतियातन अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं और एक प्रोटोकॉल जारी कर दिया है। ठीक है विवेक, एक चीज देखा था हमने कि पहली और दूसरी लहर में ये देखा गया था कि मुंबई, दिल्ली और बाकी जगहों से जो लोग आए थे उनकी वजह से यूपी में ये संक्रमण फैल गया था। तो इस बार चूंकि दिल्ली में भी और मुंबई में भी ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या ऐसे में जो यहाँ से लोग जाएंगे इनको लेकर भी कोई गाइडलाइंस, कोई क्वारंटीन की कोई व्यवस्था? जी बिल्कुल, हर एक व्यक्ति जो बाहर से आता है, चाहे वो रेलवे से आए, बस से आए या किसी और तरह से हवाई जहाज से आए, उसकी हर व्यक्ति की टेस्टिंग होगी, उसके कांटेक्ट में कितने लोग हैं। और ये सरकार ने कोई ऐसा नहीं कहा कि जो आए उसको आप क्वारंटीन कर दीजिए, लेकिन ये जरूर कहा है कि अगर जरूरत है, आवश्यकता अनुसार उन लोगों को क्वारंटीन किया जाए, अस्पतालों में भर्ती कराया जाए। तो पहले तो जो टेस्टिंग होगी, जो भी आएंगे उनके टेस्ट किए जाएंगे, अगर वो पॉजिटिव निकलते हैं तो उस हिसाब से उनके कांटेक्ट में आए हुए लोगों को भी क्वारंटीन किया जाएगा या उनको भी सरकार अपने रडार पर रखेगी। तो जो भी व्यक्ति किसी भी माध्यम से उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होता है उसकी टेस्टिंग जरूरी कर दी गई है। अच्छा विवेक, एक और बात सामने आई थी कि लखनऊ और नोएडा में धारा 144 लागू करने की बात आई थी सामने। देखिए, अब चूंकि रात्रिकालीन कर्फ्यू लगा ही दिया गया है 11 से 5 के बीच में, और ये भी कह दिया गया है कि 200 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं होंगे। जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं या फिर शादियां होती हैं उन सबके पहले परमिशन ली जाएगी और परमिशन देने के बाद भी जो कंडीशन होगी 200 लोगों से ज्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। तो ये एक तरह से कर दिया है सरकार ने। धारा 144
अभी लखनऊ में तो अभी नहीं लगाई गई है, लेकिन वो अगर रात्रिकालीन कर्फ्यू हो तो वो धारा 144 जैसा ही माना जाता है। चलिए विवेक, आप हमारे साथ बने रहिए। जो बड़ी खबर आ रही है अपने दर्शकों को बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि यूपी में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, गाइडलाइन जारी कर दी गई है। क्योंकि शादी विवाह का सीजन आ रहा है, ऐसे में गाइडलाइन ये जारी की गई कि 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं और इसके लिए भी पहले स्थानीय प्रशासन को आपको जानकारी देनी होगी। उनसे अनुमति मिलने के बाद आप इस तरह के फंक्शन में आप भाग ले सकते हैं और सिर्फ 200 लोग ही शादी विवाह के फंक्शन में शामिल हो सकते हैं। चलिए विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए आपका, और तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।